नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक क्लिक पर बिना सोचे समझे खरीदारी करना, इजी ईएमआई या फिर बाय नाउ पे लेटर का इस्तेमाल करके ख्वाहिशों को पूरा अगर आप करते हैं तो एक बार फिर से सोच लीजिए। पर्सनल लोन लेने का विचार अगर आपका था तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुक जाना होगा, क्योंकि अब आपकी जेब पर ये सारे लोन महंगे पड़ने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसीज के लिए कंज्यूमर लेंडिंग या कंज्यूमर लोन पर रिस्क वेटेज को बढ़ा दिया है। कंज्यूमर लोन में हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन और गोल्ड लोन जैसे लोन तो आते हैं, लेकिन इस नई घोषणा में इन्हें अलग रखा है, यानी इसका असर बस पर्सनल लोन पर होने वाला है। आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसीज के लिए अनसेफ माने जाने वाले पर्सनल लोन से जुड़े नियमों को अब सख्त कर दिया है और नए नियमों के मुताबिक रिस्क वेटेज को जो है 25% तक बढ़ा दिया गया है। आरबीआई के अनुसार देखा जाए तो कर्ज के मामले में जोखिम के संबंध में रिस्क वेट बढ़ाने का फैसला यहां पर किया गया है। इसके तहत आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसीज के लिए रिस्क वेट को 25% से बढ़ाकर 125% अब कर दिया है। एनबीएफसी की तरफ से भी काफी ज्यादा बगैर गारंटी के पर्सनल लोन बांटे जाने पर आरबीआई ने साफ तौर से चिंता जाहिर की है। कुछ आंकड़े अगर हम देखें तो आरबीआई के मुताबिक अगस्त 2023 में भारत के बैंकों का कुल पर्सनल लोन 47.40 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि अगर अगस्त 2022 में अगर हम देखें तो ये जो राशि थी लगभग 36.47 लाख करोड़ रुपए की थी। साफ तौर से इजाफा हुआ है। कुछ डेटा एजेंसीज ने भी जारी किया है। मूडीज के अनुसार यहां पर 2 सालों में पर्सनल लोन में करीब 24% और क्रेडिट कार्ड लोन में देखा जाए 28% की बढ़त दर्ज हुई है। दूसरी ओर एक और कहानी है इस पूरे मामले में। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने आगाह किया है कि डिजिटल लोन्स की मिस सेलिंग के डार्क पैटर्न सामने आ रहे हैं, जहां लोगों को महंगे लोन लेने के लिए अब फंसाया जा रहा है। तो पूरा यह मामला क्या है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि आपके लिए पर्सनल लोन महंगे हो जाएंगे, दूसरी तरफ अगर आप धड़ल्ले से कंज्यूमर लोन ले रहे हैं खरीदारी प्लान करके नहीं, अगर आप किसी भी ऐप पर जाकर इजी ईएमआई जैसी फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे आपको फंसाया भी जा रहा है, किस तरह के साइबर फ्रॉड्स की भी हम बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, अनुज अग्रवाल, साइबर एक्सपर्ट, और मधुसूदन एबंकर, सीईओ क्रेडिट भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है इस पूरे मामले में। और मोटा मोटा अर्नब जी, बात समझ में आ रही है कि अगर आप अभी पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब अगर ये पर्सनल लोन बढ़ने की बात सामने आ रही है तो किस तरह से ये लोन बढ़ाए जा सकते हैं? वैसे भी हम देखते हैं कि पर्सनल लोन काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है, और अब अगर इनको बढ़ाने की बात हो तो ये कितना परसेंट रेट जो है वो बढ़ने की कवायद की जा सकती है? कुछ बैंकों ने तो यहाँ पर ऐलान भी करना शुरू कर दिया है कि आने वाले समय में वो पर्सनल लोन के रेट बढ़ाएंगे। कितनी जटिल समस्या है। बहुत रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि एक तरफ से जो इकोनॉमी प्री कोविड हालात में थी, आरबीआई चाहता है कि उसी हालात में हम पहुंच जाएं। कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं आप इस पूरे मामले को? जी, अगर आप देखिए तो जो आरबीआई का मूव है वो स्पष्ट तरीके से उन्होंने जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है उन पे रिस्क वेटेज बढ़ा दिया। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि 2 मेन प्रकार के जो बोरोइंग्स लोग करते हैं, खास करके पर्सनल लोन और दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड, ये दोनों अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, क्योंकि इन लोन के पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं रखता बैंक। अब इनके लिए बैंकों को ज्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा, और ज्यादा कैपिटल रखने का मतलब ये एक तरीके से बहुत स्पष्ट है कि जब बैंक्स को ज्यादा पूंजी इसके पीछे लगानी पड़ती है अपने बैलेंस शीट में, तब उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि उसके लिए जब बैंक्स पूंजी लेते हैं अपने डिपॉजिटरों से, बॉन्ड होल्डर से, तब उनको एक कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो इसीलिए ये एक एडिशनल कॉस्ट हो गया और साफ तरीके से ये कॉस्ट को पास ऑन किया जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि जो बैंक्स एनबीएफसी को लेंड करते हैं वहां पर भी कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो एक पूरा पास डाउन इफेक्ट आएगा जिससे पर्सनल लोन्स महंगे हो जाएंगे। बैंक्स धीरे धीरे करके अपनी कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कितना उनका कॉस्ट बढ़ेगा और उस हिसाब से वो अपने नए रेट्स भी उनका ऐलान कर देगा। अब ये हो गई एक कॉस्ट की बात। दूसरी बात ये है कि आज जिस तरह से आसानी से इस प्रकार के लोन मिलते हैं, क्योंकि देखिए इसमें दोनों साइड
को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक साइड है जो बोरोवर है, बोरोवर को जिनको पैसा चाहिए, तो उनके लिए ट्रेडिशनल लेंडिंग या सिक्योर लेंडिंग डिफिकल्ट होता है। उन लोगों के लिए छोटे छोटे लोन आज की तारीख में फिनटेक कंपनी हो गई या नॉर्मल बैंक्स हो गई, वो आसानी से पर्सनल लोन की कैटेगरी में देते हैं। तो ये एक कंज्यूमर के लिए एक इजी रूट हो गया। बैंक्स के लिए जिनको लेंडिंग करना है, उनका अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो जो इंक्रीमेंटल लोन्स आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी संख्या इस प्रकार के लोन से आ रही है। तो ये दोनों के लिए कन्वीनियंस का मामला है, लेकिन बोरोवर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब कोई बोरोवर ये कन्वीनियंस को ही देखता है लेकिन अपने बैक एबिलिटी या लोन्स की कंडीशन को नहीं देखता, तभी ये सभी तकलीफ आती है, क्योंकि ये लोन्स हाई कॉस्ट होते हैं। उनकी कंडीशंस क्या है वो भी लोगों को जानना जरूरी है। चलिए, ये सब चीज़ें लोगों को अभी से नहीं, मेरे ख्याल से जब आप इस तरह के लोन्स के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं या इसके बारे में सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की आदतों पर भी निर्भर करती है। लेकिन बात यहाँ पर ये है मधुसूदन जी, लोगों को समझना अब ये होगा, जिस तरह से पर्सनल लोन, क्रेडिट लोन के आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस तरह से आरबीआई सतर्क हो गया है, कितनी बड़ी समस्या हम ये उभरती हुई देख रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने ऐसी पढ़ी है जहां पर हाल ही में जो यूएस के बैंकों को लेकर बातें सामने आई हैं, उनकी जो वित्तीय हालत थी वो इतनी खराब नहीं थी जिसकी वजह से वो जिस प्रॉब्लम में आए वो आए। लेकिन मैं इस समस्या की तुलना नहीं कर रही हूँ वहां पर जो भी बैंकिंग को लेकर हुआ है, लेकिन बात ये है कि इस तरह की समस्या कितनी जटिल हो सकती है। आरबीआई ने समय रहते एक रेड फ्लैग तो यहाँ पर खड़ा कर दिया है और इस पर अमल भी किया जाएगा और इसकी रोकथाम भी की जाएगी, लेकिन अगर ये आपे से बाहर हो गई तो कितनी कठिन हो सकती है समस्या? हाँ, सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। तो देखिए, अभी एक रिस्क वेट्स के बारे में जो कदर किया गया है, जहाँ पे 25% रिस्क वेट्स अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर आरबीआई ने अभी इंक्रीज किया है। देखिए, ये एक रिस्क वेट्स का एक साइकिल रहता है। जैसे अपना एक इंटरेस्ट रेट का साइकिल रहता है, जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है। जैसे ही वो इन्फ्लेशन जो इंडिया के लेवल में अगर जब वो थोड़ा मेलो डाउन होता है या थोड़ा बैलेंस हो जाता है, तब उस इंटरेस्ट रेट्स को भी हम घटते हुए हम लोग देख पाते हैं। उसे एक इंटरेस्ट रेट साइकिल बोलते हैं। ऐसे ही रिस्क वेट्स भी एक साइकिल है। 2019 में आरबीआई ने यही रिस्क वेट्स जो अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर 125% था, उसको 100% किया था। मतलब 25% उसको घटाया गया था। अभी 4 साल में जो पर्सनल लोन का जो ग्रोथ रेट है वो काफी एक हाई पेस में ग्रो हो चुका है। तो इसलिए अभी आरबीआई ये चाहते हैं कि वो जो ग्रोथ रेट है उसके ऊपर एक ब्रेक आ जाए और ये थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाए। तो पहली बात तो ये है कि ये एक साइकिल है। सेकेंड चीज क्या है कि जैसे अभी भी कदर भी किया गया था कि इसका एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये रहता है कि इस द प्राइस ऑफ बोरोइंग, मतलब जो एनबीएफसी जो बैंक से बोरो करते हैं या बैंक्स को जब भी उनको लेंड करना पड़ता है तो ये थोड़ा हाई प्राइस में लेंड करेंगे। अभी जितना मैंने मार्केट से सुना है, मार्केट से बात हुआ है, एक 20 बिप्स टू 40 बिप्स का इसके ऊपर असर रहेगा। मतलब 0.2% से 0.4% का कॉस्ट इंक्रीज होगा एनबीएफसी को बोरो करने में बैंक से, अगर वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो काफी सारे एनबीएफसी क्या करेंगे कि ये वाला जो प्राइस है इसको बोरोयर के ऊपर पास ऑन करेंगे, या कुछ लोग एक हाइब्रिड मेथड लेंगे जहां पे कुछ प्राइस वो खुद अपने ऊपर स्वालो कर लेंगे और थोड़ा प्राइस कंज्यूमर के ऊपर डाल देंगे। तो ओवरऑल एक ऐसा इम्पैक्ट रहेगा जहां पे एक प्राइस इंक्रीज होने का काफी सारा अच्छा संभावना है इसमें। सेकेंड चीज क्या होगा कि हर एक एनबीएफसी का एक अलग चीज रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लेवरेज। यानी कि अगर उनके पास एक $100 का इक्विटी है तो कितना डॉलर्स का उनके पास डेट है, मतलब कितना बोरोइंग से बैंक से बोल के। जो भी हाई लेवरेज एनबीएफसी रहते हैं उनको बहुत ही शॉर्ट टर्म में ही इसका इम्पैक्ट दिख जाएगा। शॉर्ट टर्म में ही एक हाई लेवरेज एनबीएफसी के ऊपर प्राइस इंक्रीज दिख जाएगा। उसी बात पे अगर जो लो लेवरेज, मतलब अभी ज्यादा लेवरेज नहीं हुआ है, ऐसे एनबीएफसी में क्या होगा कि ये जो इम्पैक्ट है ये थोड़ा लॉन्गिश टर्म में आएगा, यानी कि 12 महीने 18 महीने में वो सारा इम्पैक्ट इनको दिखने लगेगा। बट ओवरऑल एक चीज
में रखना पड़ेगा कि जैसे अभी अभी कदर भी किया था और एक पैनलिस्ट ने कि कस्टमर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनका जो पेमेंट एबिलिटी है उसके ऊपर गौर दें। उनको इन सब से मतलब ज्यादा नहीं बनता है, बट उनको दो दो चीजों में मतलब बनता है। एक चीज है कि जब इंटरेस्ट रेट उनको जो दिखाया जा रहा है वो उनको हाई दिख रहा है, तो या वो उनके लिए एक एक्सेप्टेबल लेवल पे है, तो वो एक गौर करना है कस्टमर को। सेकंड चीज उनको ये गौर करना है कि उनका रीपेमेंट एबिलिटीज है कि नहीं है, वो एक उनके लिए काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसके ऊपर उनको गौर करना है। तीसरी चीज है कि ब्यूरो स्कोर, मतलब टाइमली रिपेमेंट करने से उनका जो ब्यूरो हिस्ट्री रहता है या ब्यूरो क्रेडिट स्कोर रहता है वो इंप्रूव होता है। तो वो इंप्रूव होने से वैसे ही उनका रेट्स जो है वो घट जाएगा। तो टाइमली रिपेमेंट उनको करने से वैसे भी वो एक लोअर इंटरेस्ट रेट कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये सारे चीज कस्टमर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, और बाकी सब इफेक्ट्स तो एनबीएफसी और बैंक के ऊपर रहेगा ही। एक और चीज़ जो कि डिप्टी गवर्नर ने हाईलाइट की है कि जिस तरह से फिनटेक कंपनियां जो हैं ये लोन लेने की पूरी प्रक्रिया अपनी डिज़ाइन करती हैं, इसमें भी काफ़ी हद तक मिस सेलिंग हो रही है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैटर्न्स का जो है इस्तेमाल करके लोगों को फंसाया जाता है ताकि वो ऊंची ब्याज दर पर उनके ऐप से जो है वो लोन ले। यहाँ पर एक चिंता की बात ये भी है कि जो छोटे टिकट साइज़ के लोन हैं 50,000 या उससे कम के, उनमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि देखी गई है। और कहीं ना कहीं ये जो कंपनियां हैं ये इस तरह से प्रमोट करती हैं कि लोग जो है ये डार्क पैटर्न्स का शिकार हो जाते हैं। अनुज, समझाइए हमें, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, किस तरह के डार्क पैटर्न्स की ओर इशारा किया जा रहा है? लोन्स में भी मिस सेलिंग का मामला सामने आ रहा है, ये कैसे होता है? देखिए, जैसा कि मेरे फेलो पैनलिस्ट ने बताया कि ग्रोथ बहुत ज्यादा है लोन्स की, और अभी जो एनबीएफसीज या जो छोटे बैंक्स हैं, जो नए बैंक्स हैं, वहां पर एक होल्ड लगी हुई है कि किसी को भी आप लोन दे दीजिए। लोग विलिंग नहीं है तब भी उन्हें लोन दिया जा रहा है। और उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात, जो मेरे सामने बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं कि लोगों ने लोन एक्चुअली लिया ही नहीं है, लेकिन उनके नाम पर उनके सिविल में लोन दिख रहा है। यानी कि वो लोन किसी और व्यक्ति ने ले लिया और डॉक्यूमेंट किसी और के लगा दिए, जबकि ना उनके पास कोई ओटीपी आया, ना उन्होंने अपने आधार को ऑथेंटिकेट किया। इसका मतलब, जैसा कि आपने भी अभी मेंशन किया, कि कंपनीज जो है डॉक्यूमेंटेशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं, केवाईसी को प्रॉपर कर नहीं रही हैं, सिर्फ और सिर्फ वो लोन बांटने पर लगी हुई हैं। तो ये जो एक स्टेप्स कंपनीज उठा रही हैं कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा लोन बस किसी तरह से बांटना है, ना तो वो लोगों की प्रोफाइल पर अदरवाइज ध्यान दे रही हैं, और नकली और झूठी प्रोफाइल बनाकर इस तरह के लोन बांटे जा रहे हैं। कई सारे मामले आए हैं। एक बहुत बड़े बैंक के ऐप को बहुत ज्यादा डाउनलोड करने के लिए फर्जी तरीके से नंबरों का इस्तेमाल किया गया, वो सामने आया है। बहुत सारे ऐसे एप्स जो 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर और बिना डॉक्यूमेंटेशन के लोन दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से केवाईसी नॉर्म्स को हुडविंग करने के लिए वो किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट लगा के लोगों को लोन दे रहे हैं। तो ये जो मिस सेलिंग हो रही है मार्केट में, ये बहुत ही रैम्पेंट है। और मुझे लगता है ये जो आरबीआई ने अभी नया पॉलिसी बनाया, कैपिटल एडिक्वेसी का उन्होंने बढ़ाया है, उसका जो सबसे बड़ा उनका शायद रीजन है, वो शायद रेट बढ़ाने का इशू नहीं है। वो ओवरऑल सप्लाई कम करना चाहते हैं, क्योंकि जो ओवर सेलिंग है, जो बहुत ज्यादा टारगेट से ज्यादा लोग अपना लोन दे रहे हैं, कंपनीज खास तौर पे और छोटे बैंक, वो उसको कर्व करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम के शिकार बहुत बन रहे हैं लोग। नकली और फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के लोन दिए जा रहे हैं। टिकट साइज इसमें मैं देख रहा हूँ 25,000 से लेके 5 से 6 लाख तक ज्यादा है। बहुत बड़े लोन्स पे तो स्क्रूटनी ठीक ठाक है, लेकिन ये 5-6 लाख तक के लोन भी बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के या फर्जी डॉक्यूमेंटेशन जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, और उसको बिल्कुल भी कंपनीज ध्यान नहीं दे रही हैं, कोई ऑथेंटिकेट नहीं करती हैं। एक्चुअल जो बारोवर है या जो डॉक्यूमेंट होल्डर है, जिसका केवाईसी है, उससे पूछती भी नहीं है, और वो बाद में फिर उन्हें कंप्लेंट लिखता रहता है, उनको फॉलो करता रहता है, पुलिस में जाता है। तो कुल मिला के ये बहुत ज्यादा चल रहा है। हम डिफॉल्ट रेट की बात करें और जितने धड़ल्ले से, एक तो ये जो लोन बेफिक्री से दिए जा रहे हैं, इजाफा वहाँ पर हो रहा है, लोग भी ले रहे हैं। कोविड के बाद से हमने ट्रेंड बदलता हुआ देखा है, लोग एक क्लिक पर इस तरह के लोन ले रहे हैं। डिफॉल्ट को लेकर कितनी चिंताजनक स्थिति है?
जी, अगर आप देखें तो जो ये डिफॉल्ट का मामला है, उसमें एक कैटेगरी ऑफ जो बोरोवर्स है, वो जिसे हम कहते हैं कि वो एलिजिबल ही नहीं है इस प्रकार के लोन्स के, क्योंकि उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा नहीं है। इसीलिए अब जब इस कैटेगरी को बड़ी संख्या में लोन जाती है, तब ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहां से डिफॉल्ट आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये जब लोन्स दिए जाते हैं तो जो डिफॉल्ट्स आते हैं वो थोड़े समय बाद आते हैं, और चिंता सिस्टम में यही है, आरबीआई को भी यही चिंता है कि अगर ये बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के कैटेगरी के लोगों को लोन दिया गया है और अगर ये रीपे नहीं कर सकते, तो नॉट ओनली एक इंडिविजुअल बैंक या इंडिविजुअल एंटिटी को इसका लॉस सहन करना पड़ेगा, लेकिन इसका असर अल्टीमेटली पूरे इकोनॉमी और पूरे बैंकिंग सिस्टम पे जाता है, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस का भी असर होता है, ओवरऑल कंजम्पशन फिर कम हो जाता है। तो ये सब चीजें को देखते हुए, क्योंकि इस प्रकार के बड़ी मात्रा में लोन्स ऐसे बोरोवर को गए हैं जिनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, या उनका क्रेडिट स्कोर कम है, या उनकी एबिलिटी टू रीपे के बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है। और ये रिस्क इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि मान लीजिए कि इस प्रकार के लोन्स पे कोई डिफॉल्ट होता है, तो बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई सिक्योरिटी को बेच के ये लोन की भरपाई करे। तो इसीलिए यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, और इसी पर बैंक्स और आरबीआई दोनों का फोकस है। चलिए, लेकिन मधुसूदन जी, थोड़ा सा अब आगे की बात करते हैं। अब आरबीआई ने ये जो मापदंड है इनमें बदलाव कर दिया है, हम सब जानते हैं स्थिति चिंताजनक है, लेकिन जैसे कि आपने अपने पहले जवाब में भी काफ़ी कुछ कहा है कि एक यूज़र, एक ग्राहक होने के नाते किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पर आपको करनी होगी। भले ही आपको लग रहा है कि आप बहुत छोटे से अमाउंट के लिए लोन ले रहे हैं, उसकी भी एक रीपेमेंट स्ट्रैटेजी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले जो आजकल इजी ईएमआईज और जो एक क्लिक पर आपको लोन मिल जाता है, भले ही आप बहुत कम अमाउंट के लिए ये लोन ले रहे हैं, और या हो सकता है कि बहुत बड़ा अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ईएमआई है, जो किस्त आपको चुकानी पड़ेगी, वो आपकी जेब पर हर महीना भारी नहीं पड़ रही है, इसीलिए जो है आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कितना घातक हो सकता है? और दूसरा, हालांकि आरबीआई ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बीच में कई सारे केसेस आते हुए देखे जहां पे लोगों के सुसाइड करने के मामले सामने आए हैं, जिस तरह से इन लोन्स को चुकाने को लेकर ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कामकाज नहीं हो रहा है रेगुलेटर की तरफ से। बात यह है कि आप लोगों को कैसे आगाह करेंगे कि सबसे पहले तो ये लोन्स आपको अब सोच समझ कर लेना है। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर इतने सारे लोन हो जाए हर महीना कंज्यूमर लोन के नाम पर कि बस निवेश नहीं हो रहा है बल्कि आप लोन ही चुकाते जा रहे हैं। और दूसरा, किस तरह की वेबसाइट्स या किस तरह के एप्स पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जो यूज कर रहे हैं वो सही है? देखिए, पहले अभी जो दो पैनलिस्ट ने कदर किया है वो एक्चुअली वास्तव में चलता है, बट एक चीज मैं यहाँ पे ये भी लेके आना चाहता हूँ कि देखिए, एंड ऑफ द डे क्या है कि एक ग्राहक को अगर उनका इमरजेंसी नीड्स के लिए अगर कुछ पैसा चाहिए तो वो कहीं ना कहीं जाके बोरो करने का जरूरत है। और वहां पे एक फिनटेक्स ने काफी एक बड़ा मात्रा में एक रोल प्ले किया है। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो बोलते हैं वो ज्यादातर एक मेट्रो सिटीज में रहता था। आज भी अगर आप देखेंगे तो मेट्रो सिटीज या टायर 1 सिटीज में आपको बहुत सारा बैंक का ब्रांचेस मिलेंगे। वही अगर आप टायर 3 टायर 4 सिटीज में चले जाएंगे तो आपको एक मैक्सिमम एक पीएसयू बैंक का एक ब्रांच मिलेगा, या कोई कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक का एक ब्रांच मिलेगा, जहां पे एक छोटा लोन लेने के लिए भी शायद 3 या 4 बार उस पर्टिकुलर ऑफिस में जाके आना पड़ता है। तो काफी इनकन्वीनियंट प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिनटेक्स ने काफी काम किया है। यहाँ पे दो तरीके का कंपनी से, एक जो काफी लेजिटिमेट है, जो एनबीएफसी लाइसेंस होल्डर्स है, जिनका फेयर प्रैक्टिस कोड जो है वो आरबीआई के जिस जैसे उन्होंने डायरेक्शन दिया है उस तरीके से चलते हैं। हाँ, यहाँ पे ये भी इश्यूज हुआ है जहाँ पे इसका थोड़ा मिसयूज किया गया है। तो पहली बात तो मतलब कंपनी दो तरीके का है, तो उसमें कौन सा अच्छा है, कहाँ पे जाके लोन लेना है, ये गौर करने में एक पॉइंट बनता है। सेकेंड चीज क्या है कि हम यहाँ पे दो डायरेक्शंस डिस्कस कर रहे हैं या दो गाइडलाइंस डिस्कस कर रहे हैं। एक गाइडलाइंस है जो रिस्क वेट्स को बढ़ाया गया था, और एक गाइडलाइन जो है जहां पे डार्क पैटर्न्स के बारे में कदर किया गया है, वो जो अभी अभी रिसेंटली किया गया है।
देखिए अभी डार्क पैटर्न्स के ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। 2 महीने पहले ऑलमोस्ट एक एमसीए जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उन्होंने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस पब्लिश किया ऑन प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स बोल के। इसमें कुछ प्रैक्टिसेस आरबीआई के तरफ से हाईलाइट हुआ है कि कुछ डिजिटल लेंडर्स ये प्रैक्टिसेस को यूज कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं 2-3 के बारे में कवर करना चाहता हूँ। 2 प्रैक्टिसेस ऐसे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिप प्राइसिंग या एक इंटरफेस इंटरफेरेंस। इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस में क्या होता है कि कस्टमर को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिखाया जाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है। जब लोन के बारे में दिखाते हैं तो वो लोग ये तो बोल देंगे कि आपको लोन मिलेगा 50,000 या 1 लाख रुपए तुरंत, बट क्या प्राइस पे है, क्या प्रोसेसिंग फी है, क्या इंटरेस्ट रेट है, एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन वो ठीक से नहीं दिखाते हैं या कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिखा देते हैं जब कस्टमर को उस ऐप के तरफ खींचने में। जब वो कस्टमर एक्चुअली लोन ले लेता है उसके बाद उनको पता चलता है कि इनका इंटरेस्ट रेट तो बहुत हाई था, इनका प्रोसेसिंग फी भी बहुत ही हाई था। तो ये जो पैटर्न है जिसको हम लोग ड्रिप प्राइसिंग या इंटरफेरेंस बोलते हैं, ये काफी सारा इश्यूज हो रहा है जो इलिजिटिमेट ऐप्स है, इलिजिटिमेट डिजिटल लेंडिंग एप्स है या छोटे कंपनीज का एप्स है, उसमें ये सारा इश्यूज नजर में आती है। और एक आता है और एक पैटर्न है इसमें जिसको हम लोग बास्केट स्नीकिंग बोलते हैं। बास्केट स्नीकिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट बोलते हैं कि लोन बेच रहे हैं बट साथ में और कुछ प्रोडक्ट भी बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोल दिया एक चैरिटी फंड का डोनेशन भी उसके साथ लगा लिया और उसका पैसा उन्होंने काट लिया लोन से। या ये बोलते हैं कि कोई तो एक फ्रॉड कंट्रोल फंड है, उसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए और उसका पैसा भी उससे काट लिया। इसको हम लोग बास्केट प्राइसिंग बोलते हैं, जो कस्टमर्स को एक्चुअली उस तरीके से लेके जाके वहां से पैसा कलेक्ट किया जाता है। देखिए ये सारे मामले जो है ये सारे इलीगल है और अगेंस्ट है जो हम लोग ट्रूथ इन लेंडिंग बोलते हैं। थैंक यू। आपने काफ़ी विस्तार से और बढ़िया तरीके से बताया कि किस तरह से जालसाजी होती है, लेकिन अनुज मेरा सवाल यहाँ पर केवल इतना है, ठीक है ग्राहक को, उपभोक्ता को, यूज़र को अपनी एंड से तैयारी करनी चाहिए, लेकिन क्यों हमेशा जितने भी इस तरह के फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, हमेशा हम जागरूकता पर फोकस देते हैं, हमेशा हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि आप उपभोक्ता हैं, आप यूज़र हैं, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, आपको आगाह रहना चाहिए, ठीक है। जितने भी हमारे पास कंट्रोल सेंटर के नंबर्स हैं जहां पे आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, वहां पर जब भी हम केस सेटल करने की बात करते हैं तो कुछ खास आंकड़ा हमारे सामने आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कब ऐसा समय आएगा जब हमारे पास इस तरह के नियम कानून मजबूती से सामने आएंगे, जब केवल जागरूकता हमारे लिए एक सोल्यूशन नहीं रह जाएगा? क्योंकि हर बात पर तो आप नहीं कह सकते ना उपभोक्ता को कि भैया आप सतर्क रहिए, आप समझदारी से काम चलाइए। देखिए इसके पीछे जो थ्योरी है वो ये है कि लेट द बायर बी अवेयर। तो ये एक बहुत पुरानी लीगल थ्योरी है और जिस पे काम किया जाता है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि इतने तरह के फ्रॉड और इतने तरह के चैलेंजेस लोगों के सामने आ रहे हैं और हर दिन नए तरह की चीजें आ रही हैं, वो कहाँ इसके बारे में जाने और इसका मतलब डर के मारे वो कुछ करे ही नहीं। सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, कानून बने हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस भी बने हुए हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो उनको ठीक से इम्प्लीमेंट करके और जवाबदेह बनाने की है। तो आज जवाबदेही किसी की नहीं है। आपने कोई कंप्लेंट किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में कर दी, उसकी ईमेल आईडी पर भेज दी, उसके एड्रेस पर भेज दी, आप उसके ऑफिस में भी चले गए, लेकिन वो अगले 1 हफ्ते में या 1 महीने में या 1 साल में आपको उसका सेटिस्फैक्टरी रेजोल्यूशन देगा, ऐसा कोई प्रोविजन कहीं पर नहीं है। मामलों की जो लंबित मामले हैं, किसी भी तरह के लंबित मामले हैं, चाहे वो 5,000 रुपए का फ्रॉड है या वो 5 करोड़ का है, उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जबकि होना ये चाहिए, जैसे कंज्यूमर कोर्ट बनाए गए हैं, कंज्यूमर कोर्ट इसलिए बनाए गए थे कि लोगों को बिना किसी खर्चे के और बस 1 बार 2 बार में वो जाएं और उनको मामले का निस्तारण मिल जाए, समस्या का छुटकारा मिल जाए, उनका सोल्यूशन हो जाए। लेकिन स्थिति ये है कि अगर मैं दिल्ली की भौड़े के लिए बात करूं तो 5 से 10 साल तक कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमे लंबित हो गए हैं। अब अगर 10 साल में 10,000 रुपए का मामला सॉर्ट आउट होता है तो कंज्यूमर को तो कुछ एक्चुअली मिला ही नहीं, उसको तो कई गुना नुकसान हो गया। तो ये एक समस्या बहुत बड़ी हमारे देश में पूरे हर सिस्टम में आ रही है। बैंकिंग ओम्बड्समैन के बाद भी समस्याओं की अंबार लगी हुई है और उनका जो डिसीजन होता है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। किसी एक मामले में वो कंज्यूमर को बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिलीफ देते हैं
उसी तरह के दूसरे मामले में वो कंज्यूमर की सुनते नहीं है, उसे बुलाते नहीं है और कुछ भी डिसीजन देते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी का इशू भी यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है कि कंज्यूमर ये श्योर नहीं है कि जब जिस अथॉरिटी के पास वो जा रहा है उसका डिसीजन क्या होगा। एक तो टाइमली डिसीजन नहीं हो रहा है, दूसरा उस डिसीजन में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो कंज्यूमर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। और ये बात बिल्कुल सही है कि उसको अवेयर तो वो है, लेकिन कितनी चीजों से अवेयर होगा। मैं कल ही डीप फेक के बारे में काफी डिटेल में कई चैनल्स पे इंक्लूडिंग दूरदर्शन मैंने बात की। अभी एक नई समस्या आ गई, लेकिन अगर इससे किसी का नुकसान होता है, किसी कंज्यूमर का नुकसान होता है, तो ये कह के तो नहीं पल्ला छुड़ाया जा सकता कि भाई आप इसमें अवेयर नहीं थे। वो डीप फेक तो ऐसी चीज है कि कुछ भी कर ले कंज्यूमर, उसकी समझ में ही नहीं आएगा कि वो गलत जगह है या सही जगह है। तो इसलिए जो हमारी रेडरेशल मैकेनिज्म है वो ना सिर्फ अपनी जगह है, वो एक टाइम बाउंड मैनर में और कंज्यूमर के हितों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें जल्दी और कम खर्चे में उसको एफिशिएंट रेडरेसल दिया जाए। बिल्कुल और सही। जो ऐसे एप्स हैं जो गलत काम कर रहे हैं, तरह तरह के फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हमने इस पे चैनल भी, उनको बहुत हैवी पेनलाइज किया जाए। लास्ट बात मैं आपको कहूंगा, सरकार ने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया है जी, लेकिन वो उसको लागू करने में अब ढीला ढाल कर रही है। पिछले 5 साल 6 साल में तो ये लॉ बन पाया, अब पार्लियामेंट में पास हो गया, तो अब वो उसे लागू नहीं कर रही है। तो ये जो चीजें हैं इसकी वजह से कंज्यूमर परेशान है। बिल्कुल, और उसमें भी एआई को लेके तमाम पहलू हैं जिनको कवर करने की भी बहुत जरूरत होगी। बहरहाल ये चर्चा का मुद्दा किसी और दिन हम करेंगे, लेकिन फिलहाल जहां तक आपकी जेब की बात है और जिस तरह के आप लोन्स ले रहे हैं, खासतौर से पर्सनल लोन ले रहे हैं, वक्त आ गया है कि आप थोड़ा सा संयम बरतें, सोच समझ कर इस तरह के लोन ले, और अगर लेते भी हैं तो उसको चुकाने को लेकर एक रणनीति अपनी पहली तैयार कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग के आज के एपिसोड में इतना ही, मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।